हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास की फर्स्ट बुक को कंटिन्यू करते हुए मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A में है। अनुच्छेद 51A में इनका वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशंस के बाद 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और यह कमेटी 1976 में इमरजेंसी के ठीक बाद में बनाई गई थी सो दैट एक ऐसे समाज की रचना हो सके जहां पर नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और समाज का विकास भी हो। एट प्रेजेंट अनुच्छेद 51 के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 1 से 10 वाले जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इन मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिम्मेदार नागरिक बनाने में, नागरिकों के लिए सचेतक का कार्य करते हैं, असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाते हैं, राष्ट्र के प्रति अनुशासन तथा प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट की भावना को बढ़ाते हैं। इन मौलिक कर्तव्यों की क्या विशेषताएं हैं? अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इन कर्तव्यों में नैतिक व नागरिक दोनों कर्तव्य शामिल हैं। नैतिक का मतलब क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना नैतिकता की बात बताता है और हमारे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। दूसरी विशेषता, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और पद्धतियों से भी संबंधित हैं। आइए अब जानते हैं कि हमारे संविधान में कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान रखिएगा, अधिकार अलग है, कर्तव्य अलग है। मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए मतलब हमारा देश अविभाजित रहे, उसके टुकड़े ना होने दें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जब भी जरूरत पड़े राष्ट्र को आपकी तो आप उसकी सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्यागना है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसको प्रिजर्व करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान को अर्जित करना और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति, जो ऐसी संपत्ति जो सभी नागरिकों के लिए है, जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, इन्हें सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत
और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का हमेशा प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। और आखिरी हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो ये कहता है कि यदि आप माता पिता हैं तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मौलिक कर्तव्यों के बाद हम जानते हैं कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो क्या हैं, और इनका वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 हमें राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे विधि बनाने में तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। किनकी बात हो रही है? विधि बनाने में इन तत्वों का, जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन करता है 38 अनुच्छेद, और 39 अनुच्छेद बताता है हमें भौतिक अभौतिक साधनों के संकेंद्रण को रोकना, महिलाओं, बालकों, पुरुषों की सभी अवस्थाओं का ख्याल, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39A में है समान न्याय, निशुल्क विधि सहायता। 40 में है ग्राम पंचायतों को शक्तियां। 41 अनुच्छेद में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 बताता है कार्य की न्यायोचित दशाएं, मतलब कि कार्य स्थल पर उचित अवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे कि महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की सुविधा, बीमार होने पर सिक लीव की सुविधा। 43 अनुच्छेद हमें कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूर आदि की बात करता है। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 44 समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास। एंड 45 अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना, और ये नीति निर्देशक तत्व 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में सम्मिलित किया गया था संविधान में। 46 अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दुर्बल वर्गों के हितों का ध्यान रखना। 47 पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास का कर्तव्य। 48 अनुच्छेद कहता है कि राज्य द्वारा कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देना। 48A पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करना। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 कहता है राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, अलग अलग होने चाहिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य। और अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्या है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनका वर्णन इन अनुच्छेदों में किया गया है? दरअसल में ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश हैं, जिनका पालन करना या ना करना राज्यों की अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। वास्तव में यह सामाजिक न्याय स्थापित करने का एक प्रयास है, जो कि
नैतिकता पर आधारित है। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अगर कोई राज्य इनको पूरा नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मेन 3 प्रमुख बातें हैं। क्या हैं वो 3 प्रमुख बातें? वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरी बात, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। और तीसरी बात, वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। अब ये है आपके नीति निर्देशक तत्व। इन नीति निर्देशक तत्वों के कुछ उद्देश्य हैं जिनको भी हम जाने कि ये उद्देश्य क्या हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 43 पर गिवन है। उद्देश्य है लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। और इन नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नीतियां भी शामिल हैं। कौन सी हैं वो नीतियां? समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना। अब हम जाने कि ये जो हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें क्या अंतर है। मौलिक अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सहज रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश हैं, जिनका पालन करना या ना करना राज्यों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति है। मतलब अगर किसी कारण से ये मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति उसके लिए न्यायालय में जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इनके ना मिलने पर व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। ये सिर्फ नैतिकता पर आधारित होते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में भी कुछ संबंध है क्या? जी हां, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करता है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उन्हें कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों पर ध्यान देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के समाज में संतुलन स्थापित करने पर ध्यान देता है। मौलिक अधिकारों के द्वारा यह पता चलता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह बताते हैं कि नागरिकों को क्या दिया जाना है। दूसरे शब्दों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों का एक रास्ता दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। थैंक यू।